हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है रेप्लिकेशन का वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे थ्री टाइप के रेप्लिकेशन होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन थ्री टाइप में होते हैं। पहला कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। सेकेंड सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। और थर्ड पढ़ते हैं जो हम वो है डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव। तो जो मोस्ट नोन है फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और ये दिया गया था बाय मेसेल्सन एंड स्टेहल, मेसेल्सन एंड स्टेहल ने इसे दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था और वो हुआ था इन ईयर 1958। तो 1958 में मेसेल्सन एंड स्टेहल ने प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इन्होंने यूज किया था दो आइसोटोप्स दैट इज 15N एंड 14N। तो जो 15N था वो था हैवी आइसोटोप्स और जो 14 था वो था लाइट आइसोटोप्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ऑन ई कोलाई। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड the semi conservative mode of DNA replication? So it was proved by Michelson and Stahel. So correct answer is option B in year 1958. Name the heavy isotopes used by Michelson and Stahel for proving the semi-conservative mode of DNA replication. That was जो heavy isotope था that was N15 और जो N14 था that was light. So correct answer is option A. Question number 55. Heavy DNA can be differentiated from the normal DNA by which centrifugation technique? So it was proved by cesium chloride density gradient. So correct answer is option C. In Michelson Stahel experiment that was given in 1958, DNA extracted from the culture one generation after the transfer from 15N to 14N medium had a hybrid or intermediate density Y. तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की तो अब जो जनरेशन है वो है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। हम बात करते हैं जनरेशन टाइम की तो हम बात करते हैं रेप्लिकेशन टाइम की। तो जो फर्स्ट होता है दैट टेक्स 20 मिनट्स और जो सेकंड होता है दैट टेक 40 मिनट्स। So because the generation time, that is replication time of E. coli culture was about 20 minutes, so ये correct option है। Because it would take 20 minutes for RNA replication, तो हम बात कर रहे हैं DNA replication की, ना की बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, ना बात कर रहे हैं हम RNA से प्रोटीन सिंथेसिस की। So correct answer is option A. Given diagram depict the experiment of Michelson and Stahel. Identify the type of isotopes DNA found after 40 minutes. So generation first के लिए takes 20 minutes और ये बहुत ही important है as exam point of view। और second generation that takes about 40 मिनट्स। तो यहाँ पे हमने जो देखा वो डार्क जो है वो N15 है, तो यहाँ पे जो लाइट है तो ये ADNA हो जाएगा, ये है N14। और जो सेकंड है BDNA दैट इज बी डार्क, सो ये हो जाएगा 15N और CDNA 14N और DDNA दैट इज 14N। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A14 B15, A14 B15 C15। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Similar experiments like Michelson and Stahel was performed by Taylor in 1958। तो 1958 में ही Michelson and Stahel की तरह सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बाय टेलर, लेकिन वो हुआ था ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Michelson और Stahel ने किया था इन ई कोलाई पे, लेकिन टेलर ने किया था इन लिसिया फेब्रा पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप यूज्ड बाय टेलर इन हिज एक्सपेरिमेंट वाज थाइमिडीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। DNA polymerase is, तो दैट इज DNA डिपेंडेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। DNA polymerization rate of DNA polymerase is, तो जो होता है रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ DNA polymerase का वो होता है पर सेकेंड है 2000 बेस पेयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। फॉर लॉन्ग DNA molecules the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to the requirements of, तो ये होता है ड्यू टू हाई एनर्जी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। रेप्लिकेशन occurs within the small opening of DNA helix referred to as, तो जैसे हमारे दो स्ट्रैंड है डीएनए के, तो यहाँ पे जो ये हेलिक्स फॉर्म होता है ओपन होता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन विच डायरेक्शन? तो ये करते हैं पॉलीमराइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस? तो हम अगर बात करते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन की तो वो होता है फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। तो जिसका रेप्लिकेशन होता है वो होता है फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्योंकि जो दोनों स्टैंड होते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री
स्ट्रैंड्स। तो अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज का 5' to 3' डायरेक्शन, तो रेप्लिकेशन होगा फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन। आइडेंटिफाई ए बी सी। तो यहाँ पे जो ए सी है, सी इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ए है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड इसे कहते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड भी, लीडिंग स्ट्रैंड भी। बी है डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, और इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड भी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन सुपर कॉइलिंग इज रिलैक्स्ड बाय, दैट इज रिलैक्स्ड बाय डीएनए टोपोआइसोमरेज, जो कि सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड्स। सो ये होते हैं यूज्ड टू इलोंगेट द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स डुअल पर्पस, द पर्पसेस आर। तो जो इनका पर्पस है वो काम करते हैं एट ए सब्सट्रेट, और साथ ही इनका काम होता है प्रोवाइड एनर्जी फॉर दी पॉलीमराइजेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज हम लोगों ने एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन को किया डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को लेके आएंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।